नमस्कार। आज मैंने प्रेमचंद की प्रेरणा कहानी को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। प्रेरणा एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें एक शरारती और उदंड विद्यार्थी सूर्य प्रकाश के चारित्रिक विकास की प्रस्तुति हुई है। बच्चों के भविष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में अध्यापकों के साथ साथ शैक्षणिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। पारिवारिक परिवेश के बाद बालक विद्यालय में ही सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, इसलिए विद्यालय उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में निर्णायक सिद्ध होता है। यहीं उसके ज्ञान और चरित्र का वास्तविक दिशा निर्धारण होता है। बच्चे के भविष्य का निर्माता अध्यापक ही है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उदंड बालक को शिक्षक अपनी आत्मीयता और सूझबूझ से पुरस्कृत अथवा प्रोत्साहित कर उसे सुधार सकता है। वहीं उलाहना, सजा, शारीरिक यंत्रणा आदि उसे और भी जिद्दी बना देती हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचित इस कहानी में लेखक स्वयं उपस्थित है। लेखक की कक्षा में सूर्य प्रकाश से ज़्यादा उद्यमी और उदंड लड़का कोई दूसरा नहीं है। अध्यापकों को चिढ़ाने में, मेहनती बालकों को तंग करने में तथा उन्हें रुलाने में उसे विशेष आनंद आता है। गिरोहबंदी में वह अभ्यस्त है। इस निमित्त उसने लड़कों की एक फौज बना ली है, जिसकी बदौलत विद्यालय में उसका शासन चलता है। अध्यापक का आदेश भले ही टल जाए, परंतु उसकी बात की अवज्ञा कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चपरासी अर्दली भी उससे डरते हैं। एक दिन जब विद्यालय का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आते हैं तो विद्यालय में एक भी लड़का उपस्थित नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब ने कैफियत में लिखा, डिसिप्लिन बहुत खराब है। प्रिंसिपल साहब और अध्यापकों की तो बदनामी हुई, मगर किसी ने सूर्य प्रकाश का नाम तक नहीं लिया। लेखक को अपनी संचालन विधि पर गर्व और गुमान था, परंतु ट्रेनिंग कॉलेज का सारा प्रशिक्षण सूर्य प्रकाश की उदंडता के सामने व्यर्थ हो गया। सूर्य प्रकाश को विद्यालय से निकालने में लेखक को स्वयं की अयोग्यता प्रतीत होती है। विद्यालय के 20-22 अनुभवी शिक्षकों का विचार विमर्श भी 12-13 साल के लड़के के सामने फीका और व्यर्थ था। सभी उससे त्राही त्राही करते हैं। लेखक के प्राण ज़्यादा संकट में इसलिए हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश उसी की कक्षा का छात्र है। आए दिन उसकी सुनियोजित शरारतों से लेखक परेशान रहता है। लेखक के लिए आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शरारतों के बाद भी वह कक्षा में पास कैसे हो जाता है। उसे संदेह है कि वह प्रश्न पत्र उड़ाकर ही पास करता होगा। फलतः लेखक वार्षिक परीक्षा में सजगता पूर्वक देखभाल करता है, फिर भी सूर्य प्रकाश को कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं। लेखक को अब ऐसा महसूस होने लगता है कि सूर्य प्रकाश के इस रवैये से वह या तो जेल में होगा या पागल खाने में। उसी वर्ष लेखक का उस स्कूल से तबादला हो जाता है। अपने अध्यापक मित्रों के साथ साथ लेखक को स्कूल छूटने का मलाल तो है ही, परंतु सर्वाधिक खुशी उसे इस बात की है कि उस नटखट और अनुशासनहीन लड़के से उसका पीछा छूटा। लेखक को स्टेशन तक छोड़ने विद्यालय के सारे लड़के आए, जिनमें सूर्य प्रकाश भी था। वह सबसे पीछे लज्जित भाव से खड़ा रहा। शायद वह लेखक से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। इसका खेद लेखक को बहुत दिनों तक रहा। नई जगह पहुंचकर लेखक वहां के माहौल में तन्मय हो जाता है और उसे इंग्लैंड में विद्याभ्यास करने का मौका मिलता है। 3 वर्ष के पश्चात वह स्वदेश लौटकर एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है। शिक्षा मंत्री सारा कार्यभार उसके ऊपर डाल देते हैं। फलतः राजनीतिक विपक्षियों से लेखक का विरोध हो जाता है। लेखक सैद्धांतिक रूप से अनिवार्य शिक्षा का विरोधी है। उसके अनुसार हर एक मनुष्य को उन विषयों में अधिक स्वाधीनता होनी चाहिए जिससे उसका निज का संबंध है।
युवावस्था में हम जितना ज्ञान 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना बाल्यावस्था में साल में भी नहीं कर सकते। फिर बेवजह बच्चों को स्कूलों में कैद करने से क्या लाभ? लेखक के विचारों से प्रभावित होकर मंत्री महोदय ने सभा में अनिवार्य शिक्षा का विरोध किया। फलतः प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। इस अस्वीकृति से लेखक को अधिक हानि हुई। कौंसिल के इस विरोध के वातावरण में काम करना कठिन हो गया। फलतः लेखक ने इस्तीफा दे दिया। पत्नी के निधन से विरक्त होकर वह एक गांव में जा बसा और वहां उसने एक छोटी सी पाठशाला खोल ली। एक दिन लेखक जब कक्षा में अध्यापनरत रहता है, एक गाड़ी से जिले के डिप्टी कमिश्नर वहां आते हैं। लेखक झेंपते हुए हाथ बढ़ाता है, मगर डिप्टी कमिश्नर अपना परिचय देते हुए कहते हैं, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। इतना सुनते ही लेखक समझ जाता है कि वह और कोई नहीं, सूर्य प्रकाश है। वह अपने अपराधों की क्षमा याचना लेखक से करता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि लेखक के जीवन में क्या क्या घटित हुआ उसे सब ज्ञात है। लेखक को सूर्य प्रकाश के जीवन के इस उत्थान विकास से अभूतपूर्व आनंद हुआ। अगर वह उसका पुत्र होता तो भी इससे अधिक आनंद उसे नहीं होता। लेखक की पूछताछ के बाद सूर्य प्रकाश अपनी इस सफलता का श्रेय गुरु के आशीर्वाद के साथ साथ एक अविस्मरणीय घटना को देता है। घटना है कि सूर्य प्रकाश के ममेरे भाई का दाखिला उसी स्कूल में होता है। 8-9 साल की उसकी उम्र है। मोहन नाम के उस बालक के साथ सूर्य प्रकाश हॉस्टल छोड़कर एक किराए के मकान में रहने लगता है। मातृहीन बालक तो वह है ही, ऊपर से उसकी तबीयत भी गड़बड़ रहती है। कभी उसके सिर में दर्द रहता है तो कभी बुखार। वह बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता है। मोहन की देखभाल करते करते सूर्य प्रकाश को उससे गहरा लगाव हो जाता है। अब उसी की नींद सोना और जगना जैसे सूर्य प्रकाश की दिनचर्या हो जाती है। वायु सेवन के लिए उसे बाहर ले जाना, घंटों उसे पढ़ाना, डॉक्टर के पास दौड़ना, दवाई लाना, दवा पिलाने के साथ साथ स्वयं को आदर्श रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत करना, ताकि मोहन उसकी देखा देखी कुछ गलत ना सीख ले। इस आचरण का यह नतीजा होता है कि सूर्य प्रकाश का व्यक्तित्व पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। मोहन भी सूर्य प्रकाश के इस मृदुल व्यवहार से इतना प्रभावित और प्रेरित होता है कि वे दोनों 2 शरीर एक जान जैसे प्रतीत होते हैं। गर्मियों में सूर्य प्रकाश कॉलेज के छात्रों के साथ कश्मीर यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। मोहन को वह मामा जी के पास भेज देता है। 2 महीने बाद लौटने पर उसे पता चलता है कि मोहन और भी अस्वस्थ और कमज़ोर हो गया है। दूसरे ही दिन सूर्य प्रकाश मोहन के पास जा पहुंचता है। उसे देखते ही मोहन के पीले और सूखे चेहरे पर चमक आ जाती है। सूर्य प्रकाश कांपते हुए स्वर में पूछता है, यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन? 2 ही महीने में यह नौबत पहुंच गई। मोहन सरल मुस्कान के साथ कहता है, आप कश्मीर की सैर करने गए थे, मैं आकाश की सैर करने जा रहा हूँ। मोहन की इस शारीरिक दुर्दशा का कारण उसकी पढ़ाई की धुन थी, जो उसे सूर्य प्रकाश के सामने प्रशंसा का पात्र बनाती। दिन भर वह पढ़ा करता, ज्वर बढ़ने के बाद भी वह किताबें नहीं छोड़ता। सूर्य प्रकाश के लौटने की प्रतीक्षा में उसके दिन कटते। टाइफाइड मोहन के लिए जानलेवा साबित होता है। मोहन ही सूर्य प्रकाश के जीवन का प्रेरक बन जाता है। उसके कारण ही वह आज सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंच पाया है। सूर्य प्रकाश लेखक से कहता है, उसके जीवन के स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि के आशीर्वाद बनकर मुझे प्रोत्साहित करने लगे, और यह उसी का शुभ फल है कि आज आप मुझे इस दशा में देख रहे हैं। मोहन को अब वह अपना इष्ट देव समझता है।
देखा जाए तो सूर्य प्रकाश के परिवर्तित आचरण व्यवहार को दिखाना ही लेखक का उद्देश्य नहीं है, वरन बालकों के भविष्य निर्माण में अध्यापकों एवं शैक्षणिक वातावरण के महत्वपूर्ण योगदान की ओर ध्यान दिलाना भी उसका उद्देश्य है। वस्तुतः सूर्य प्रकाश के व्यवहार में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है और मोहन उसके जीवन की प्रेरणा बन जाता है। डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद सूर्य प्रकाश अपने पछतावे के कारण अध्यापक तक पहुंचता है और चरण स्पर्श करता है। वह यह भी कहता है, अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं पर लड़के उन्हें हमेशा याद करते हैं। निश्चय ही सूर्य प्रकाश का यह चरित्र अनुकरणीय है। कहावत है, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सूर्य प्रकाश अपने किए गए अनुचित और असंगत कर्मों की वजह से लेखक के समक्ष नतमस्तक होता है। कभी कभार किसी के व्यक्तित्व के संस्कार परिष्कार में जहाँ शिक्षकों का वृहत समुदाय सफल और सक्षम नहीं हो पाता, वहाँ जीवन की एक छोटी सी घटना उसके व्यक्तित्व को संवार देती है। मनुष्य अपने जीवन काल में स्वभाव के धरातल पर न जाने कितनी बार बदलता है और मूलतः मनुष्य भला, कर्मठ और सद्चरित्र होता है। एक सही प्रेरणा मनुष्य को सद्मार्ग पर ले आती है, जैसा कि इस कहानी में सूर्य प्रकाश के साथ होता है। धन्यवाद।